नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास पेशकश बजट ब्रह्मास्त्र लगातार आप देख रहे हैं। बजट ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और इस अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कहने को ये अंतरिम बजट है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चूंकि ये बजट पेश हो रहा है, इसलिए इस अंतरिम बजट में कुछ बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं अलग अलग वर्गों के लिए संभव है। इन सब के बीच अपडेट ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब संसद भवन पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले वो वित्त मंत्रालय पहुंची, वहां पर अपनी पूरी टीम जिन्होंने आज ये बजट तैयार किया है उनके साथ में उन्होंने एक फोटो सेशन कराया। उसके बाद वो बजट की कॉपी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उस पर अब उनकी मंजूरी मिलने के बाद अब वो सीधे पहुंची हैं संसद भवन। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहंचेंगे और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार का बजट जो है इसे गारंटी का बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर खासतौर पर फोकस देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले गारंटी के बजट इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ बड़े ऐलान गारंटी से संबंधित इसमें हो सकते हैं। क्या हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बजट ये साबित होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन चूंकि निर्मला सीतारमण अपना कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट आज पेश करने जा रही हैं, चूंकि इससे पहले जब मोदी कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट आया था वो पीयूष गोयल ने पेश किया था। उस वक्त अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन तबीयत उनकी खराब थी, इस वजह से पीयूष गोयल ने कार्यकारी वित्त मंत्री के तौर पर उस वक्त ये बजट पेश किया था, अंतरिम बजट। और उस अंतरिम बजट में भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिसमें किसान सम्मान निधि एक बड़ा ऐलान था। डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी शिक्षा में आवाज आ रही। मंजूरी मिल चुकी है और अब वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन में और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। और जिसके हम लगातार चूंकि जिक्र कर रहे थे 2019 के उस अंतरिम बजट का, जिसमें पीएम सम्मान निधि देने का एक बड़ा ऐलान किया गया था, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 2-2 हजार रुपए के हिसाब से देने का ऐलान किया गया था। अब यह माना जा रहा है कि इस बार के बजट में उस पीएम सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जा सकती है। उसके अलावा भी चूंकि जो महत्वपूर्ण ऐलान ये था कि महिलाओं को फोकस करते हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां पर महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लागू है, ऐसे में इस तरह की योजना पूरे देश भर में लागू हो सकती है। वो मेरा कैमरा है। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और इससे एक और महत्वपूर्ण घोषणा है वो है आयुष्मान भारत योजना। माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में आयुष्मान योजना जो है उसकी राशि, जो बीमा की राशि है, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा सकती है। आयकर से छूट की सीमा को लेकर भी मध्यम वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या वो छूट के दायरे को बढ़ाया जाएगा, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर सकते हैं, इस बात की उम्मीद की जा रही है। इस बीच अंतरिम बजट 2019 में जो आया था उसमें पीएम सम्मान निधि समेत पशुपालन ऋण समेत श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए मंथली पेंशन की बात की गई थी। इन सब के बीच जो लगातार हम उम्मीदों को लेकर बात कर रहे हैं, छोटे शहरों की महिला उद्यमी पर को कर्ज में छूट का ऐलान भी हो सकता है। 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि की राशि हो सकती है, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। उसके अलावा भी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना जैसी योजना देश भर में लागू हो सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में योजना लागू है, छत्तीसगढ़ में कल ही कैबिनेट की बैठक की योजना देश भर में लागू हो सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में योजना लागू है, छत्तीसगढ़ में कल ही कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना पर मुहर लगी है। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि 2 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह की योजना है, तो देश भर में जब बजट पेश होगा तो आज इस तरह की योजना पूरे देश भर के लिए भी लागू हो सकती है। और बजट से हर अलग अलग वर्ग की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर भी हमने हमारे संवाददाताओं के जरिए बातचीत की।
अब एक्सपर्ट्स के जरिए भी हम लगातार एक पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है और उनके जरिए भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आने वाला है, भले ही कहने को ये अंतरिम बजट है, लेकिन इस अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं संभव हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ में कन्हैया आहूजा जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कन्हैया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपके नजर में ये जो अंतरिम बजट है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इसे गारंटी का बजट भी कहा जा रहा है, और पिछला जो अंतरिम बजट है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं संभव हैं। आप किस तरह की उम्मीद आज के बजट से कर रहे हैं? मुझे लगता है जब एक बहुत बड़ी चुनौती है फिनेंस मिनिस्टर के सामने, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, किसान भी है, और डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कैपेक्स भी है, बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर के सामने चुनौती रहती है। बहुत सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स भी है, तो कहाँ कितना आवंटन किया जाए ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस तरह का हम पिछले 2-3 साल से एक ट्रेंड देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये विकास की तरफ सरकार का एक रुख होगा। विकास के जितनी भी स्कीम्स उस पर फोकस रहेगा, और साथ साथ में सोशल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की तरफ भी सरकार डेफिनेटली इस बार और प्रमोट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने महिलाओं की बात करी या फिर सोशल सेक्टर की जितनी स्कीम्स है, मुझे लगता है कि वहाँ सरकार का फोकस रहेगा। और ओवरऑल जो एक रोड मैप मुझे दिखता है सरकार की पिछले 2-3 साल के बजट को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि ये एक डेवलपमेंट फोकस्ड बजट होगा। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से कन्हैया जी इसको आप बता रहे हैं कि चुनौतियां रहेंगी, लेकिन जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2019 में जो हमने अंतरिम बजट देखा है, मोदी के कार्यकाल का पहला जो कार्यकाल था उसका आखिरी बजट था, अंतरिम बजट था। लिहाजा क्या उसके आधार पर ये उम्मीद करें कि कुछ बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या अभी जिस तरह की परिस्थितियां अर्थव्यवस्था को लेकर है, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं? मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हम पिछले 2 साल का बजट को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा सरकार का। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, बिकॉज वो एक डेवलपमेंट की तरफ सरकार का एक इकोनॉमी को ले जाने की कोशिश करेगा। चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, या फिर हाउसिंग हो, ये कुछ सेक्टर हमारे सामने है। एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये हमारे की एरिया रहेंगे सरकार के सामने, बिकॉज सरकार का हम 2-3 साल का जो बजट देखते हैं वो डेवलपमेंट पे फोकस रहा है, और ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशल सेक्टर स्कीम्स, मैंने कहा कि सरकार ने सोशल सेक्टर स्कीम की तरफ भी ध्यान दिया है, चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे स्वास्थ्य योजना हो, सरकार ने इस तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा बहुत जो इस बार जो फंडिंग है इन योजनाओं पे बढ़ा सकती है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे उम्मीद लगती है कि भारत में 50% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है वो महिलाओं की पॉपुलेशन है, और मुझे लगता है कि कैपिटल जेंडर बजटिंग की तरफ जो हमारा एक ऑलमोस्ट 4.5 से 5% की तरफ जो शेयर रहा है, सरकार यहाँ भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ सरकार का फोकस रहेगा, और ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं पे फोकस है, वहाँ पे आवंटन बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स, महिलाओं के प्रति जो सरकार का एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है कि विकास में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो सरकार इन योजनाओं की तरफ भी अपना आवंटन बढ़ा सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, यदि मैं बहुत बारीकी से सरकार से उम्मीद करूं, तो सरकार का जो बजट रहेगा वो डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, पोर्ट्स पे रहेगा, रोड्स पे रहेगा। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, सरकार का मेजर फोकस वहां रहेगा, जिससे रोजगार की उम्मीद बढ़ेगी और एक तरह से कंजम्पशन डिमांड आगे बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर कन्हैया आहूजा स्थितियां नजर आ रही हैं, और जो पिछले अंतरिम बजट और बजट्स को देखा है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इस बार डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए, और खासतौर पर वुमेन सेंट्रिक ये इस बार का अंतरिम बजट रह सकता है। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब, चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर भी कदम उठाए जा चुके हैं। उसके अलावा यूथ एक ऐसा वर्ग है जिस पर लगातार फोकस होता है, एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि बजट में भी कुछ ऐसे चीजें देखने को मिल सकती हैं, खासतौर पर यूथ फोकस्ड और एजुकेशन फोकस्ड?
हाँ बिल्कुल, ये पिछले 3 विधानसभा के जो चुनाव दिखे हैं उसमें नारी और नौजवान ये दोनों ने बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो उसी का इंडिकेशन लेते हुए लोकसभा को भी नज़र में रखते हुए ये अंतरिम बजट सिर्फ 3 महीने का होता है, तो जुलाई में फिर अगला बजट आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक सोच बीजेपी की समझें तो ये बजट में इन नारी और नौजवानों के प्रति जो बेहतरीन सुविधाएं हैं उनको अगर दिया जाए तो शायद मुझे लगता है ये चीज़ें एक है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति चूँकि इस वक्त चरम पर है, हाँ यानी लागू होने का ये प्रथम साल होगा, तो मार्च से लेके जून तक ये इसका मेजर टाइम होता है। तो अगले बजट तक ना रुकते हुए अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए यहीं पे प्रावधान किया जाए ताकि स्कूलों में और कॉलेजों में अभी पहुंच जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जुलाई थोड़ा देर हो जाता है इसमें। और तीसरा है रोजगार, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मोदी सरकार के लिए। तो रोजगार के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं, जैसे अभी कन्हैया जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, अगर किस तरह से मार्केट में पैसा लाया जाए जिससे लोग खर्च कर सके, वो एक प्राथमिकता होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। जी, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर प्राथमिकताएं कई सारी होंगी और यूथ पर खासतौर पर फोकस लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। इस बीच हमारे साथ में 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपके सामने दे दें। रवि ग्वालानी जी जुड़ रहे हैं जो कि ICAI के चेयरमैन हैं रायपुर चैप्टर के। साथ ही हमारे साथ में कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालानी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं इस वर्ग की, खासतौर पर आपके इस, चूंकि हम अलग अलग वर्गों की उम्मीदों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, अंतरिम बजट पेश होना है और अंतरिम बजट में जैसे हमने पहले भी बजट में कई बार देखा है कि कई सारे बजट में बड़े एलोकेशंस हुए हैं, आपके वर्ग की क्या उम्मीदें हैं? ग्वालानी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि जनता को हित मिलेगा, जनता के भले का बजट आएगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास हर वर्ग आता है, हर वर्ग को उम्मीद होती है, वो चाहे महिलाएं हो, युवा हो, उद्यमी हो या बड़े कॉरपोरेट्स हो, सबको लगता है कि बजट में उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। और सरकार का प्रयास भी रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे। अब जैसे कि ये इंटरिम बजट है तो बहुत सारे कयास हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कई लोगों का कहना ये आता है कि इस बजट में हमको मिलेगा कुछ ना कुछ क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन इंटरिम बजट की अपनी एक लिमिटेशंस है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप कई सारी चीज़ें टच कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें टच नहीं कर सकते। जो टच नहीं कर सकते जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ऊपर कुछ काम नहीं करती है। तो इंटरिम बजट है, उम्मीद तो जनता को बहुत है। जैसे टैक्स पेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि जो ओल्ड स्लैब और न्यू स्कीम, 2 स्कीम है, ओल्ड में 5 लाख तक की छूट है, नए स्कीम में 7 लाख तक की छूट है। लेकिन ये छूट जो है सिर्फ वहीं तक की है अगर आपकी इनकम वहां तक आ रही है। तो अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है तो ये स्लैब डाउन हो जाता है, 2.5 लाख आ जाता है और 3 लाख आ जाता है। तो एक पब्लिक को, एक एज अ मिडिल मैन, एज अ सैलरी क्लास, ये उम्मीदें हैं कि ये फ्लैट होना चाहिए, कि फ्लैट 5 लाख होना चाहिए, फ्लैट 7 लाख होना चाहिए, कि अगर किसकी इनकम इसके ऊपर भी जा रही है तो उसको वहां तक की छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पैसा बचता है, अगर ये टैक्स पेयर्स के अकाउंट में एक्स्ट्रा आता है तो कहीं ना कहीं वो वापस से इकोनॉमी में फ्लोट होगा और कहीं ना कहीं रोलिंग बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स पेयर्स को ऐसी उम्मीदें हैं, बाकी समय बताएगा। अब ज्यादा टाइम बचा तो है नहीं कि किस तरह से बजट आ रहा है। इससे पहले उम्मीदों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया आहूजा जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर रवि ग्वालानी जी ने इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर डिस्कशन किया। उन्होंने ये बताया कि जो नया रिजीम और पुराना रिजीम जो है उसके आधार पर क्या कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं। तो क्या कुछ उम्मीद कन्हैया जी कर सकते हैं इस बजट में, खासतौर पर कि जो कुछ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मध्यम वर्ग, खासतौर पर इनकम टैक्स देने वाले लोगों की, क्योंकि ये एक बड़ी आय का भी स्रोत है सरकार। नहीं, मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी इकोनॉमी में और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सरकार इसके बारे में जानती है, सरकार को ये मालूम है कि मध्यम वर्ग को किस तरह से हम मदद पहुंचा सकते हैं और एक जरिया है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स पे मेरे साथी ने बिल्कुल सही बोला कि पुराने रिजीम और नए रिजीम के बीच में एक तरह से कन्फ्यूजन रहता है। तो मुझे लगता है जो हाईएस्ट टैक्स जो पेयर है, हाईएस्ट टैक्स जो रेट है भारत में, वो अभी भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हाईएस्ट
सेल्स टैक्स का जो रेट है वो हमारे यहाँ 30% तक है, कुछ कंट्री में 20% है, कुछ कंट्री में 22% है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकार को एक डेफिनेटली मदद करना चाहिए। और जो 10 लाख और 15 लाख के बीच का जो एक जो रेंज है जिसमें मध्यम वर्ग काफ़ी आता है, वहाँ सरकार को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। बिकॉज मध्यम वर्ग काफ़ी उम्मीद करता है कि इनकम टैक्स स्लैब में मदद मिले। और बेसिकली वो लोग जो पेंशनर्स है, जो रिटायर हो चुके, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि पेंशनर्स है और मिडिल क्लास है, उनको कम से कम इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ छूट मिल जाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मिडिल क्लास हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी का। तो मुझे लगता है सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान देगी। और अभी नहीं, अब मुझे मालूम नहीं ये इंटरिम बजट में सरकार कितना कर पाती है, लेकिन आने वाले समय में मैं बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूँ कि सरकार मिडिल क्लास कम्युनिटी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ कर पाएगी इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर उम्मीदें तो की जानी चाहिए और क्या कुछ होता है ये 10-11 बजे बाद जब बजट सामने आएगा तब चीज़ें निकल के सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ा वर्ग है इनकम टैक्स पेई और मध्यम वर्ग इसे माना जाता है और यही वजह है कि उसके स्लैब को लेकर जो बातें यहाँ पर रवि ग्वालानी जी ने खासतौर पर पॉइंट आउट की है, क्या उस आधार पर कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर हो सकता है। कन्हैया अग्रवाल जी के पास भी बढ़ जाना चाहेंगे। कन्हैया अग्रवाल जी, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि लगातार यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो हाल ही में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर समर्थन मिला है महिलाओं को और युवाओं का, इस आधार पर इस बजट में भी कुछ बड़े ऐलान इस वर्ग से लेकर हो सकते हैं। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया इस अंतरिम बजट की उम्मीदों को लेकर? देखिए, अंतरिम बजट से उम्मीदों पर मैं लगातार चर्चा को आप लोगों की सुन रहा हूं। जो आयकर की बात हुई वो तो एक लगातार जो हर वर्ष जब बजट आता है तब ये बात आती है कि आयकर से कैसे मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को लाभ मिले। क्योंकि जो हमारे देश में निम्न तबकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार के पास सैकड़ों योजनाएं हैं। उच्च तबका जो है, जो हायर सोसाइटी कहते हैं, उसको किसी प्रकार की आपसे जो सामान्य लाभ की आवश्यकता नहीं है। उसके पास जो कुछ मिल रहा है, जो उसके सेक्टर की जरूरत है, वो उसको मिल जाता है। वो अपने हिसाब से वो लोग सरकारों को मोल्ड भी कर लेते हैं, अपने हिसाब से योजनाएं बनवा भी लेते हैं। लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय तबका एक ऐसा तबका है जो सरकार की सभी योजनाओं से अछूता रहता है। इस वर्ग को फोकस करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये फोकस सरकार का होगा, ये उम्मीदें आप भी जता रहे हैं और दूसरे तमाम पैनलिस्ट भी जता रहे हैं। मैं भी यही निवेदन रख रहा हूँ कि वो उन पर फोकस हो। जो महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं को केवल चुनावी जो है ये ना हो कि चुनाव के लिए ये घोषणाएं हो रही है। जब आप दीर्घ काल तक महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम करेंगे तो उन योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिलेगा। यूथ जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है, उस यूथ का जो है, बेरोजगार कितने यूथ लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी कम करने की दिशा में क्या प्रयास हो पा रहा है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और अर्थशास्त्री और वित्तीय सलाहकार जो बातें करते हैं, मैं एक सामान्य बात करता हूं उससे अलग हट करके कि जीडीपी कितना बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई। पर यदि आपके देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीबों की संख्या और बढ़ती जा रही है, तो इस जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से यदि कुछ लोग यदि और ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं, और ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं, और गरीब और ज्यादा गरीब हो जा रहे हैं, तो ये खाई दूर होनी चाहिए, खाई पटनी चाहिए। गरीबों की संख्या कम क्यों नहीं हो पा रही है? आज भी हम जो है 85 करोड़ गरीबों को यदि भोजन निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं, उनके लिए राशन, तो ये जो है संख्या कम हो, इस दिशा में उनके उत्थान के लिए क्या प्रयास हो सकता है, ये सब इस बजट में शामिल हो। बजट में इस पर चर्चाएं हो, कैसे जो है देश की गरीबी दूर हो, कैसे देश में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का जीवन यापन ऊपर आए। चलिए, तो कन्हैया अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन पॉजिटिव नोट पे कम से कम वो भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ ऐलान होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे और तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपके सामने रखेंगे और इस बजट से हर अलग अलग वर्ग को क्या उम्मीदें हैं, इस उम्मीदों पर हम बातचीत कर रहे हैं। बजट ब्रह्मास्त्र लगातार जारी है। ब्रह्मास्त्र इसलिए कि ये मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ये अंतरिम बजट होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2.5 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो ऐसे में मोदी की गारंटी के बजट के रूप में भी इसे पेश किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर अलग अलग वर्ग के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं इसमें हो सकती हैं, लिहाजा महिलाओं से लेकर युवा, टैक्स पेयर्स से लेकर तमाम व्यापारी, हर वर्ग इस बजट पर बड़ी
गहन निगाह रखा हुआ है कि क्या कुछ उनके लिए ऐलान होता है, और हम भी यहां पर बैठकर इस पूरे पैनल के साथ में ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं, कहां पर दिक्कतें हो सकती हैं और कहां पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से जो मेहमान जुड़ गए हैं सबका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में रवि ग्वालानी जी हैं जो कि ICAI के चेयरमैन है रायपुर चैप्टर के। कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में कन्हैया आहूजा जी लगातार बने हुए हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं, जबलपुर से। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ में प्रशांत गुप्ता जी हैं जो कि चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सबसे पहले मैं अनिल अग्रवाल जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इससे पहले हम तमाम अलग अलग वर्ग से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे थे, और चूंकि बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बजट किस तरह का आएगा। आज इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं बाजार को सर? देखिए, बाजार को उम्मीद हमेशा रहती है कि सरकार अपनी आर्थिक नीति पे कायम रहेगी। आज एक स्टेबल आर्थिक नीति, आज एक ऐसी आर्थिक नीति जो व्यापारियों को, जो बिजनेस को सपोर्ट करे, जो ऐसे प्रावधान लाए जिससे एक अनुपालन में सहूलियत हो। क्योंकि इस बजट के माध्यम से हम ये मानना चाहते हैं कि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी मध्यम वर्ग को या बहुत प्रत्यक्ष रूप से किसी छूट को नहीं रखना चाहिए। और इस सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम ऐसे काम करें जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। लेकिन अब हमारे लिए उम्मीद ये है कि सरकार प्रावधानों में कुछ ऐसी सरलता लाए, चाहे वो कर के कानून हो, चाहे कैपिटल गेन के कानून हो, चाहे टैक्स रिलेटेड अदर प्रोसेस हो, उसमें सरकार कुछ ईज लाए जिससे हमें राहत मिले। और बाजार को यही उम्मीद है कि सरकार कानूनों में राहत लाएगी। जैसे आज करदाता है, करदाता यह उम्मीद नहीं करता है कि आप 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दोगे। यह आज के समय उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि सरकार का कर्ज है, जिस तरह की योजनाएं चल रही है उसमें प्रत्यक्ष रूप से राहत मध्यम वर्ग को मिले या व्यापारी को मिले ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यदि मैं करदाता हूं तो मैं मांग करता हूं कि मेरे को टिकट रिजर्वेशन में प्रायोरिटी मिले, मेरे को एयरपोर्ट के एरोप्लेन रिजर्वेशन में प्रायोरिटी मिले, मुझे अन्य किसी फैसिलिटी के लिए मुझे प्रायोरिटी मिले। इसी तरह से जो मेरे कानूनी प्रावधान है उसमें सरलता आए। जैसे आज TDS काटा जा रहा है व्यापारियों को 50 लाख से ऊपर की सेल परचेज पे, यह बड़ा दुखदाई है। इस पे सरकार कुछ प्रावधान में कमी लाए, प्रावधान को सरल बनाए। तो कानूनों के प्रावधान को सरल यदि करती है, कैपिटल गेन को प्रॉपर्टी पे कम करती है और इस तरह से राहत देती है, तो मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग भी खुश होगा और बाजार भी अच्छे से रिएक्ट करेगा और ऊंची ऊंचाइयों पे जाएगा। बिल्कुल, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि TDS को लेकर भी, आम वर्गों को लेकर भी, व्यापारी वर्ग को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान अगर होते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस बाजार में देखने को मिलेगा। इस बात की उम्मीद यहां पर अनिल जी कर रहे हैं। चूंकि ब्रेक में हम लोग जाने से पहले हमने बात की थी कन्हैया अग्रवाल जी से, और कन्हैया अग्रवाल जी ने कहा था कि बहुत सारी वर्गों की उम्मीदें तो हैं लेकिन ये कैसे पूरी होंगी इसे देखना दिलचस्प होगा। लिहाजा सुंदरानी जी आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? बम्पर जीत अभी मिली है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव सर पर है, बजट है भले ही अंतरिम है लेकिन माना जा रहा है कि गारंटी वाला बजट रहने वाला है। देखिए, हालांकि ये अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में बहुत सारी उम्मीदें करना उचित नहीं होता, लेकिन मोदी जी के सरकार का ये आखिरी, दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो निश्चित रूप से राहत देने वाला बजट होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, सुदृढ़ हो, इस दिशा में काम होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी वित्तीय प्रबंधन जो वित्त मंत्री जी का रहा है हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में, उस दिशा में भी वो कदम उठाएंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम होगा। किसानों को की सम्मान निधि को बढ़ाया जाने की संभावना हो सकती है। कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो मुद्रा बैंक योजना जो लागू की थी मोदी जी ने, उसके बजट को बढ़ाया जा सकता है। कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए कोई एक विशेष योजना आ जाए, इनकम टैक्स में व्यापारियों को और छूट मिले, ये अपेक्षाएं हैं लोगों की। निश्चित रूप से अपेक्षाओं पे ये बजट खरा उतरेगा। उद्योग हो,
या लघु उद्योग हो या सूक्ष्म उद्योग हो, इन सभी को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ही करीब मोबाइल इंडस्ट्री में ड्यूटी कम करने का काम किया। इस प्रकार से यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा इंडिया की, तो कहीं न कहीं ये इस प्रकार का प्रयास इस बजट में देखने को हमको मिलेगा। बिल्कुल। इन सब के बीच प्रशांत गुप्ता जी के पास चलते हैं। प्रशांत गुप्ता जी चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में। प्रशांत जी, चूंकि हम अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जीज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिजिटल इंडिया हो, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर खास तौर पर फोकस हो सकता है। व्यापारियों के लिहाज से भी बहुत सारी उम्मीदें तमाम, चूंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चाहे वो टीडीएस से संबंधित हो या बाकी अन्य आयकर में जो छूट के प्रावधान के संबंध में हो, आपको क्या लगता है आज के बजट से क्या उम्मीदें? जैसे अभी हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, तो जो डिजिटल इंडिया में जो अपन पेमेंट को स्वैप करते हैं, तो उसमें जो चार्ज है उसको रिवर्स किया जाना चाहिए, उसे वापस लिया जाना चाहिए, ताकि जो डिजिटल इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार हो। जी चलिए, तो कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया के संदर्भ में स्वैप के लिए जो चार्जेस लेते हैं उस चार्ज को कम किया जाने की आवश्यकता है। और चूंकि हम लगातार अलग अलग मेहमान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया आहूजा जी, यहाँ पर बीच में हमने चर्चा की थी, उसमें एक बात निकल के सामने आई कि सरकार के सामने चुनौतियां ये हैं कि अपनी आमदनी को भी बढ़ाए रखना है और उसके साथ ही तमाम लोक लुभावन घोषणाओं को भी जारी करना है। अब ये आमदनी भी बनी रहे और घोषणाएं भी होती रहे, ये बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका जिक्र आपने भी लगातार यहां पर किया। तो किस तरह की चुनौतियां इस दिशा में हो सकती हैं? मुझे लगता है कि सरकार को, यदि हम 2047 की बात कर रहे हैं, हम लोग एक विकसित राष्ट्र की हम बात करते हैं आज से 25 साल बाद, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए और हमें कुछ ना कुछ सरकार मुझे लगता है कि कुछ कठिन निर्णय लेगी। यदि हम सिर्फ देने की बात करें और विकास की बात नहीं करें तो वो अर्थव्यवस्था आगे चल नहीं पाएगी। तो एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे लगता है कि सरकार कुछ कठिन निर्णय ले सकती है और सरकार को कठिन निर्णय लेने भी चाहिए। लगता है कि सरकार कुछ कठिन निर्णय ले सकती है और सरकार को कठिन निर्णय लेने भी चाहिए। यदि हम विकसित भारत की उम्मीद करते, यदि हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते, आज हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9 के आसपास है, उसको हम कम करने की कोशिश करते, लेकिन साथ में फिर हम ये भी उम्मीद करते कि हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशो है वो बढ़े। हम वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बोलते हैं कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशो लगभग 15% के आसपास होना चाहिए, लेकिन हमारा टैक्स जीडीपी रेशो भी 10 और 11% के बीच में मूवमेंट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत मुश्किल है कि टैक्स जीडीपी रेशो भी बढ़ाया जाए, फिस्कल कंसोलिडेशन भी किया जाए। क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन यदि नहीं होगा तो हम सिर्फ उधार लेते रहेंगे, उधार के भरोसे विकास करते रहेंगे। हमें उस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था हो। और उस पर मुझे लगता है कि सरकार के सामने बहुत सोशल स्कीम्स है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि हमें यदि विकास करना है, हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन को निर्माण करना है, तो हमें कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट लेड ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेड ग्रोथ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ कठिन निर्णय लेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार करें कि डेवलपमेंट बेस्ड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना होगा, और जब ये अंतरिम बजट होगा तो उस बजट में भी जाहिर सी बात है कि इस डेवलपमेंट को लेकर कुछ खास चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि इसको साइमल्टेनियसली साथ में लेकर चलने से ही आप दूसरी लोक लुभावन घोषणाएं जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा मिलता है उसको आप चला सकते हैं। ये कुल मिलाकर कहना है यहाँ पर कन्हैया आहूजा जी का। हमारे साथ में रवि ग्वालानी जी भी बने हुए हैं। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे, अभी आपने चूंकि बजट को लेकर आपने इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही थी। आपने कहा था कि चूंकि अंतरिम बजट है, कई सारी चुनौतियां भी हैं, इन सब को देखते हुए भी क्या और अलग अलग वर्गों से संबंधित योजनाएं, क्योंकि सोलर प्लांट को लेकर भी हाल ही में पीएम ने एक बड़ा ऐलान किया था जिसमें कहा था कि करीब 1 करोड़ परिवारों के घर के छतों पर जो है सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, यानी कि रूफटॉप प्लांट लगाएगा। ये तो क्या ये माना जाए कि इस बजट में आज उसको लेकर भी कुछ घोषणाएं संभव है? देखिए व्यास जी, 2-3 विषय अभी चर्चा में निकले हैं जी। एक पहली बात अभी सोलर की आपने कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI के ऊपर सरकार का फोकस रहा और उसमें उनका बेसिकली फोकस 14 सेक्टर्स पे रहा है, जिसमें सोलर भी एक सेक्टर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है, मोबाइल फोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक के रवि जी माफ कीजिए, आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं मैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ में ओपी चौधरी सीधे जुड़ गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, और ओपी चौधरी भी इस वक्त अपने बजट की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी धन्यवाद। कैसे हैं सब? एकदम ठीक, सब बढ़िया है। ओपी जी, चूंकि हम लगातार धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं कि आप भी तैयारियां कर रहे हैं इस वक्त बजट की, और इस सब के बीच ये अंतरिम बजट आने वाला है। आज निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। क्या कुछ उम्मीदें आज के इस बजट से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विजन बहुत स्पष्ट है। मोदी बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं होता है, किसी सरकार के आर्थिक विजन को दर्शाने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से देश की दिशा और दशा तय होती है। तो मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी का लॉन्ग टर्म प्लान इंडिया 2047 को डेवलप्ड इंडिया के रूप में देखना, अभी इन बिटवीन इंडिया की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, देन $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, उसके लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, उसके लिए एक होलिस्टिक प्लानिंग के साथ, होलिस्टिक रोड मैप के साथ हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार काम कर रही है। और अभी रवि जी को मैं सुन रहा था, वो PLI स्कीम की 14 सेक्टर में बात कर रहे थे। ऐसे अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिससे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाए और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो। और जैसे साउथ कोरिया ने, सिंगापुर ने, वियतनाम ने जैसे देशों ने पिछले कुछ दशकों में एक फिनोमिनल ढंग से अपने आप में चेंजेस किए, रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए, उसी तरह के एक बहुत ही बड़े टर्निंग फेज पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे पॉलिसीज उसी डायरेक्शन में होंगे, उसी दिशा में प्रयास होंगे, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ऑटोमोबाइल हो, एथेनॉल हो। ये सारे फैक्टर्स वही हैं जो भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, बहुत स्पष्ट है मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल कि देश को बहुत तेजी से, दर बहुत तेज हो और टैक्स कलेक्शन उसके अनुसार से तेजी से बढ़े, टैक्स रेट ना बढ़ाएं तो बर भी बढ़े, और उसी से हम गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए, सभी वर्गों के लिए वेलफेयर स्कीम्स ला सकें। दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक व्यू ऑफ मोदीज गवर्नमेंट, और उसी हिसाब से पूरी तरह से ये बजट, अंतरिम बजट जी, चूंकि आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीजों को भी साथ में चलाना होगा, और साथ में वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, या गरीब तबके के लोगों के लिए हो। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि आप स्वयं एक वित्त मंत्री के रूप में एक राज्य का बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे इसको बैलेंस किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए, चूंकि देश में व्यापक तौर पर एक बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि एक अलग तरह की इकोनॉमी आपको देश में लगातार स्थापित करने के लिए भी काम करना है, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स भी लगाना है, ये बैलेंस कैसे हो पाएगा? देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ के सामने चैलेंज है कि 5 साल का एक कुशासन को झेलते हुए छत्तीसगढ़ को जहां दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया गया था, वहां से हमको दोनों चीज को बैलेंस करना पड़ रहा है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फायदा ये है, निर्मला सीतारमण जी के साथ प्लस पॉइंट ये है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके बैकग्राउंड में पिछले 9 साल से अधिक समय का मोदी जी का सुशासन का राज है, और उसमें जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, आप GST कलेक्शन देखिए किस तरह से बढ़ा है, इनकम टैक्स कलेक्शन देखिए जो 2014 में 6 लाख करोड़ था, 16 लाख करोड़ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में GST कलेक्शन की दर को देखिए। तो मोदी जी ने 10 साल में जो सुशासन दिया है उसका लाभ आज बजट बनाने में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं पहले से ही कह सकता हूँ, एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ 1 घंटा पहले, कि कैपेक्स का भी एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक होगा और वेलफेयर का भी एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक होगा। जब आप गुड गवर्नेंस देते हैं, लीकेजेस को खत्म करते हैं, चोरी को खत्म करते हैं, तो रेट बढ़ाए बिना भी आपका टैक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ओपी जी का ये कहना है कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी ऐतिहासिक होगा और वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है
वो भी ऐतिहासिक होगा। और जब आप ये बात कह रहे थे, स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखा रहे थे जब राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू ने दही खिलाकर एक तरह से स्वागत किया है और उनको रवाना किया है कि जाइए और देश के लिए महत्वपूर्ण काम कीजिए, और वित्त मंत्री को उन्होंने बकायदा दही खिलाया। खैर ये प्रोसेस का हिस्सा है। और इसके बाद अब थोड़ी देर में चूंकि संसद भवन में लोकसभा में बजट पेश करने की तैयारी हो जाएगी। आखिरी सवाल है आपसे ओपी चौधरी साहब, क्योंकि आपने अभी कहा कि चुनौतियां आपके सामने भी हैं, वो अपना छठा बजट पेश कर रही हैं, लेकिन आपको प्रदेश का पहला बजट पेश करना है। ढेर सारी उम्मीदें आपके ऊपर भी हैं और बहुत मोदी की गारंटी को पूरा करने के हालांकि एक के बाद एक कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं। आपने कहा कि किस स्थिति में प्रदेश को छोड़ दिया गया, आप किस तरह से चुनौतीपूर्ण मांग रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें करें आपसे? देखिए, आप कोयला ले लीजिए, वहाँ पर माफिया राज था, लीकर ले लीजिए, वहाँ पर माफिया राज था, स्टेट जीएसटी को ले लीजिए, वहाँ पर माफिया राज था। तो इन सारे माफिया राज को समाप्त करते हुए हम गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म्स एजेंडा को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस बजट में, जिसके कारण बिना कोई टैक्स के मतलब भी बिना कोई टैक्स बढ़ाए भी बहुत सारा रेवेन्यू हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में पैदा करने की हमारी रिफॉर्म एजेंडा है। और उससे हम अच्छे तरीके से आने वाले वर्ष में हमारे सारे रेवेन्यूज में ऐतिहासिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के कारण ये ग्रोथ आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। और उसी कारण से हम मोदी की गारंटी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसे हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को आने वाले 5 सालों में एक नई ऊंचाई पर कैसे पहुंचा सकें, उसके लिए एक स्पष्ट विजन के साथ, एक स्पष्ट रोड मैप के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट की भी हम योजना बना करके सामने प्रस्तुत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ओपी चौधरी साहब IBC 24 से बातचीत करने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी, चूंकि आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और आपको भी वो बजट पेश करना है, उसके लिए भी। तो तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और चूंकि बजट के एक्सपेक्टेशंस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ओपी चौधरी हमारे साथ में जुड़े थे जो कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं अपने बजट की। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जब ये बजट आएगा, जिस अंतरिम बजट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी ऐतिहासिक होगा और साथ ही वेलफेयर स्कीम्स को लेकर एक्सपेंडिचर भी ऐतिहासिक होगा। ये कैसे बैलेंस होगा, इस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। अंतरिम बजट में क्या बड़े बड़े एलोकेशंस अलग अलग वर्गों के लिए होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो तमाम जो पैनल हमारे साथ में बना हुआ है, चूंकि समय थोड़ी सी पाबंदी समय की रहेगी, लिहाजा फटाफट सबसे एक्सपेक्टेशंस को लेकर मैं रिएक्शन लेता हूं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सी ऐसी घोषणा है जिसको आपको लगता है कि इस अंतरिम बजट में होना ही चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और स्टार्टअप इंडिया में युवाओं के लिए प्रोत्साहन, ये दोनों चीजें मुझे लगता है होनी चाहिए। जी, कवालानी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे कुछ घोषणाएं, या आपको लगता है कि इसका एलोकेशंस तो कम से कम होना ही चाहिए? क्या उम्मीद? देखिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम तो उम्मीद करेंगे कि कंप्लायंसेस कम होंगे और जो जनरल पब्लिक है, मध्यम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उन सबको कंप्लायंस में इजी रहेगा, तो उनको टैक्स पे करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कंप्लायंस पार्ट पर मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा ईज होना चाहिए। जिस प्रकार के नोटिसेस चल रही हैं, जिस प्रकार के चीज़ें आ रही हैं कि जीएसटी बढ़ रहा है, कलेक्शन डे बाय डे हम बढ़ा भी रहे हैं, इनकम टैक्स का भी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो उस प्रकार के नोटिस और कंप्लायंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस के ऊपर भी इनका फोकस रहना चाहिए कि जितना कम से कम हो तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन आएगा, और जितना ज़्यादा कलेक्शन आएगा तो उतना पब्लिक एट बेनिफिट लार्ज चीज़ें होंगी। बिल्कुल। अनिल अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि अभी जो बाजार खुले हैं वो गिर कर खुले हैं, तो गिरावट देखी जा रही है। अब बजट जब पेश होगा उसके बाद किस तरह का रिएक्शन होता है, इसके लिए भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो आज इस कम से कम अंतरिम बजट में जरूर होनी चाहिए? देखिए, मैं 2 महत्वपूर्ण उम्मीदें इससे रख रहा हूं। पहली चीज, पूंजीगत खर्चों पे बढ़ोतरी, कैपेक्स की जो बात हमारे आदरणीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ ने की थी, तो एक इंडिकेशन दे दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा और वह व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात हुई है, टैक्स रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने भी बताया कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1980 के दशक में भी 10-11% था और आज भी 10-11% है। तो सही मायनों में टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, भले सरकारी आंकड़े बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस बजट में टैक्स कलेक्शन बढ़े,
ईज ऑफ रिफॉर्म्स हो और हमारे साथ में जो पूंजीगत खर्चों पे व्यय बढ़ेगा तो यह अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर कैपेक्स एक्सपेंडिचर को लेकर लगातार आशान्वित हैं कि इसमें अगर कुल मिलाकर कैपेक्स एक्सपेंडिचर को लेकर लगातार आशान्वित हैं कि इसमें अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ये व्यापक तौर पर बहुत सारे अलग अलग वर्गों को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि वेलफेयर स्कीम्स को लेकर भी घोषणाएं सरकार को करनी होगी। ये बैलेंस कैसे बनता है ये देखना बड़ा दिलचस्प यहां पर होगा। प्रशांत गुप्ता जी, आपको क्या उम्मीद, कौन सी ऐसी घोषणा या आपको लगता है कि जिस वर्ग को लेकर कम से कम फोकस इस बजट में जरूर होना चाहिए या होगा? जो मध्यम और निम्न वर्ग का व्यवसायी है वो करदाता होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हर बजट में उसे बहुत उम्मीदें होती है पर हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलता है और वो वंचित रह जाता है। इस वर्ष के बजट में हमें तो ये उम्मीद है कि व्यापारी जब अपने रिटायरमेंट के फेज़ में आए तो उसके लिए पेंशन की योजना लागू होनी चाहिए। तो व्यापारी के लिए भी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एक बड़ा यहाँ पर रोचक सुझाव प्रशांत गुप्ता जी की तरफ से आया है। अब देखना होगा कि इस दिशा में क्या कुछ सोचा भी जाता है या नहीं, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। कन्हैया आहूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं लगातार आपसे बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत की। अब हमने एक्सपेंडिचर को लेकर भी बातचीत की, हमने खर्चों को लेकर भी बातचीत की। आपकी क्या उम्मीद सर? सर सभी साथी जैसे बोल रहे कि कैपेक्स पे, बिल्कुल कैपेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ मुझे और लगती है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो डिकेड है, वो हमारी जो ग्रोथ है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बिना टेक्नोलॉजी के जो हमारा नया मॉडल ऑफ ग्रोथ रहेगा वो असंभव है। तो मुझे लगता है कि सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान देगी और ऐसी टेक्नोलॉजी की ऐसी फंडिंग, ऐसे एलोकेशंस करेगी जिसमें हम उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाए। तो आने वाला जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। दूसरा, क्योंकि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं और एनईपी की हम बात कर रहे हैं, एनईपी ठीक है और उसके ऑपरेशंस के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन एक जो चिंता का विषय है कि सरकार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो एनईपी का ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ हमें नई फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार का जो रुझान है, सरकार से जो आशा करता हूं मैं, वो कैपेक्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एनईपी की तरफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ सरकार कुछ ना कुछ करेगी, ये उम्मीद करता हूं मैं। डॉक्टर जवाहर जी, जो उन्होंने बात की है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, चूंकि आप भी उससे जुड़े हुए हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए? ये बिल्कुल सही है। विस्तार के साथ साथ गुणवत्ता बहुत जरूरी है और खासकर एनईपी में इसका एक अलग चैप्टर है क्वालिटी के ऊपर। बिल्कुल। तो कन्हैया अग्रवाल जी, आपसे भी कमेंट चाहेंगे इसको लेकर, चूंकि आप स्वयं भी व्यापार जगत से ही जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ पर भी हुई, आपने प्रदेश के वित्त मंत्री को भी सुना। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन या क्या उम्मीदें, क्या रिएक्शन? एक्सपेक्टेशन तो बहुत क्लियर है। मैंने पहले भी कहा कि मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास है, उस लोअर मिडिल क्लास जो हमेशा दोहन का शिकार होता रहा है, उसके लिए शासन कुछ करे। क्योंकि अभी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हम लोग स्वास्थ्य की योजना देखते हैं तो बीपीएल को यदि 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है तो मिडिल क्लास जो है लोअर उसको 50,000 रुपये तक के जो है स्वास्थ्य लाभ का सुविधा है। चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, चाहे किसी और सारी योजनाएं जो है, तो वो लोअर मिडिल क्लास पर फोकस हो। पेट्रोल डीजल जो है, पेट्रोलियम पदार्थों पे ये स्थिति थी कि 2014 में डीजल पर 3 रुपये 56 पैसा जो है एक्साइज था, वो अभी बढ़ करके 32 रुपया हो गया है। जो पेट्रोल पर एक्साइज था वो 15 रुपये कुछ पैसे था, वो अभी 33 रुपया हो गया है। लगभग 40 रुपये जो है, 100 रुपये यदि हम लोग उसको बेस मान ले पेट्रोल डीजल के रेट को, तो लगभग 40 रुपये केंद्र सरकार, लगभग 24 रुपये राज्य सरकार के पास टैक्स के रूप में जा रहा है। और कच्चे तेल का रेट जो है कम हुआ है लगातार। यदि 2014 के मुकाबले में बात करेंगे तो जो है कच्चे तेल के रेट बहुत कम हुए हैं। उसके बावजूद जो है, जो उस समय 71 रुपये पेट्रोल था वो अब 100 रुपये पहुंच गए। तो ये जो अंतर है, एक्साइज जो लगातार बढ़ा करके जो सरकार का कोष भरने का काम हुआ, टैक्स तक ठीक ठाक कितने रुपए टैक्स लगता है जो जरूरी है ले लिया जाता, लेकिन जब जब दरें कम हुई, एक्साइज बढ़ा करके उसको जो है दरों को यथावत रखा गया है। तो ये एक्साइज कम हो ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ सके, जिसका लाभ जो है एकदम निम्न तबके से लेकर के उच्च तबके तक सभी लोगों को मिलने वाला है।
बैंकिंग की जो बात हमारे गुप्ता जी ने कही थी कि ऑनलाइन पेमेंट पर जो हम कार्ड स्विप करते हैं 2% तक कटता है। एक तरफ डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है केवल कार्ड पेमेंट की बात नहीं है, बैंकिंग के जितने भी जो है पार्ट है उन सब में जो है लगातार उसके जो है शुल्क बढ़े हैं। चाहे वो बैंक से राशि निकासी करेंगे तो पैसा लगेगा, ये जो तरह तरह के जो शुल्क लग रहे हैं, इन शुल्कों के कारण जो है लोग बैंकों से जो ट्रांजैक्शन करने के लिए हतोत्साहित हो रहे हैं। बल्कि तो जब प्रधानमंत्री जी जिस चीज को प्रोत्साहित करना चाहते हैं उसी को जो है उनका जो अमला यदि हतोत्साहित करना चाह रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो बीच में जो गैप है वो दूर हो और जो काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं उस काम की दिशा में आगे बढ़े और लोग भी लाभान्वित होंगे। आमदनी तो बढ़ गई, लेकिन जब राहत देने की बात होती है आम आदमी को, वो राहत नहीं मिल पाती, खासतौर पर महंगाई को लेकर। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत एक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और हमेशा से इसकी महंगाई जो है वो आम लोगों को परेशान करती है, आम लोगों से जुड़ी हुई है। क्या कुछ उम्मीद करें आज के बजट में? नहीं, निश्चित रूप से उम्मीद करना चाहिए और उम्मीद पे खरे उतरेंगे मोदी जी जनता की। जहाँ तक बजट सर्वव्यापी होना चाहिए, आम आदमी को राहत देने वाला होना चाहिए। टैक्स की दरें जितनी कम होगी उतना राजस्व ज़्यादा जमा होगा, क्योंकि कम दरों में ही टैक्स ज़्यादा मिलता है, ये हमने अनुभव किया है पिछले 25-30 सालों में। तो सरकार से यही निवेदन है हमारा कि टैक्स की दरें जितनी कम होगी, जनता पे जितना बोझ कम होगा उतना ही राजस्व ज़्यादा आएगा। कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा मिले, जो लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस बजट में ये प्रावधान रखे जाने चाहिए। और गाँव गरीब किसान के लिए भी इस बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान आएंगे, महिलाओं के लिए प्रावधान आएंगे। सर्वव्यापी बजट होगा ये। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने 9 बजट पेश किए हैं, ये 10वां बजट भी अनुपूरक बजट होने के बावजूद जनता को राहत देने वाला बजट साबित होगा। कहीं न कहीं मजबूरियां पेट्रोल डीजल के मामले में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमको जो राहत देनी चाहिए थी नहीं दे पाए, लेकिन अगर हम पूरे अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पूर्ति पेट्रोल डीजल का जो क्षति आम जनता को मिली है वो किसी अन्य माध्यमों से जनता तक वापस पहुंचाने का काम, जनता की जेब में पैसा जाने का काम मुद्रा बैंक के माध्यम से आप देखिए 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया 9 साल में। तो कहीं ना कहीं वो जनता की जेब में ही पैसा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का बिना गारंटी के जो बिना ब्याज के जो ऋण दिया, कहीं ना कहीं वो आज हम सबके लिए राहत देने वाला रहा। बिना गारंटी का ऋण था, लोगों को राहत देने वाला। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के माध्यम से हर माता बहनों को। ठीक है, कन्हैया जी कुछ आपका रिएक्शन चाहेंगे इसके ऊपर? वो कह रहे हैं कि भले ही महंगाई से राहत उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन उसके जरिए बाकी दूसरी योजनाओं में बहुत सारी राहतें लोगों को दी हैं, लिहाजा बड़ा इशू नहीं है। कन्हैया जी देखिए, यदि राहत जो है, जो आदरणीय सुंदरानी जी कह रहे हैं हमारे बड़े भाई, तो वो राहत केवल आंकड़ों में दिखती है। 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, ये रोजगार 18 करोड़ लोगों को दे दिया, ये रोजगार कहाँ गए? यदि 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है तो 18 करोड़ लोगों के रोजगार के साथ उसके परिवार के लोग जो है उनकी आय सीमा बड़ी होती है, वो लोग नीचे गरीबी रेखा के नीचे से और ऊपर आए होते। ठीक है कन्हैया, आहूजा जी मैं आपसे भी सवाल लेता हूं और राहत पहुंचाने की बात है, मैं कह रहा हूँ केवल निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स का ही वक्त बचा हुआ है। आहूजा जी, क्या आपको लगता है कि इसमें महंगाई से राहत को लेकर कुछ एलोकेशंस हो सकते हैं? बहुत चिंता का विषय है। और देखिए, 2 चीज़ है, एक इन्फ्लेशन सरकार के लिए चिंता का विषय है, प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ इस तरह के इंटरवेंशंस की, मॉनेटरी इंटरवेंशन से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, फिजिकल इंटरवेंशन से निकाला जाए। तो सरकार, मुझे लगता है कि मॉनेटरी इंटरवेंशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने की कोशिश करेगी। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो इन्वेस्टर्स को हैम्पर होता है, जो इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री को चाहिए वहाँ एक नुकसान हो सकता है। तो सरकार बहुत, मुझे लगता है, स्ट्रैटेजिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की इस तरह से कोशिश करेगी कि इंडस्ट्री को भी उसका नुकसान नहीं हो। यदि इंडस्ट्री को ऋण महंगा मिलेगा तो नुकसान होगा। तो मुझे लगता है सरकार इसके लिए मुझे लगता है सरकार चिंतित है और सरकार कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी जिससे कि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कोई तकलीफ नहीं हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े इसमें। चलिए, तो कुल मिलाकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हुए इस बजट को रखना है। फाइनल कमेंट रवि ग्वालन जी आपसे भी, इन सब के बीच जो हम चर्चा कर रहे थे, आपका फाइनल कमेंट क्या एक्सपेक्टेशंस को लेकर?
देखिए, मेरा ये समझना है कि चलिए रवि गोलानी जी, समय हो गया है, सीधे हम चलते हैं लोकसभा। तस्वीरें मिलने लगी हैं और ये देखिए लोकसभा, ये नई संसद भवन में अमूमन ये पहला बजट इस बार पेश किया जाना है और ये कहने को इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, अंतरिम बजट। आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से